नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है परीक्षा हॉल में अच्छा उत्तर कैसे लिखें। बच्चों, उत्तर लिखना या अपना प्रेजेंटेशन देना एक कला है और प्रत्येक कला में जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा कला निखरती है। ठीक उसी प्रकार अच्छा उत्तर लिखना भी एक कला है और आप जितना उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना उसमें निखार आएगी। उत्तर लिखना, एक घर पे उत्तर लिखना किसी प्रश्न का और एक परीक्षा हॉल में उत्तर लिखना, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि परीक्षा हॉल में उत्तर लिखते समय हमारे सामने कई सारे बंधन होते हैं। सबसे प्रमुख हमारा बंधन होता है कि समय सीमा। हमें वहाँ एक निर्धारित समय पे ही हर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और हमारे सामने एक और बंधन होता है शब्द सीमा का, कि हमें कितने शब्दों में उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको परीक्षा हॉल में अच्छा उत्तर लिखने के लिए हमें किस प्रकार से हम पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें, और इसमें हमें समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट का हम किस प्रकार उपयोग करें और शब्द सीमा का किस प्रकार से ध्यान रखें। इन तीनों बातों को लेते हुए मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में 10वीं या 12वीं के और कॉलेज के एग्जाम में, इसके अलावा आप सीजी, पीएससी, सिविल सर्विस परीक्षा के मुख्य परीक्षा में या यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में आप उत्तर किस तरह से लिखेंगे जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे और आप परीक्षा में सफल होंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे दर्शक या मुझे वॉच करने वाले 70% नॉन सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। केवल 30% ही सब्सक्राइबर मुझे वॉच कर रहे हैं। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मुझे वॉच कर रहे हैं, लिंक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आप सब यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और उसके नीचे में रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा है, उसको पुश कर दीजिए। तो आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे, मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। तो चले आज हम देखते हैं कि बोर्ड परीक्षा हॉल में हम उत्तर कैसे लिखें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और शब्द सीमा का किस प्रकार से ध्यान रखें। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि आप परीक्षा हॉल में जब हम परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो हमको सबसे पहला ये रहता है कि जांचने वाला परीक्षक हमें नहीं पहचानता है, हम गर्ल्स हैं कि बॉयज हैं, हमारा नाम क्या है, हम किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ये परीक्षक को नहीं पता होता है। अर्थात आपकी उत्तर पुस्तिका ही परीक्षक के लिए आपका विजिटिंग कार्ड है, आपका परिचय पत्र है। आपके उत्तर पुस्तिका को देख करके ही परीक्षक आपका अनुमान लगाएगा कि बच्चा, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी कितना ब्रिलियंट है, कितना होशियार है, उसमें क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटीज है, वो सब आपके उत्तर पुस्तिका से ही अनुमान लगाता है और उसके आधार पर ही आपके संबंध में मन स्थिति मनोवैज्ञानिक रूप से आपकी उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए तैयार होता है।
इसलिए उत्तर लिखते समय फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला इंप्रेशन ही उस परीक्षा के अंतिम प्रश्न तक, उत्तर तक आपके साथ परीक्षक का साथ रहेगा। उसी अनुमान के आधार पर परीक्षक आपकी कॉपी को चेक करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी उत्तर पुस्तिका में आपके उत्तर लिखने की कला। तो चलिए हम देखते हैं कि अच्छा उत्तर, गुड आंसर हम परीक्षा हॉल में कैसे देंगे। तो सर्वप्रथम है प्रश्न के अनुसार उत्तर देवे। पहले तो आपको यह देखना है कि आप जो प्रश्न आपको पूछा गया है उसी प्रश्न का आपको उत्तर देना है। आपको प्रश्न पूछा कुछ गया है, आप उसका उत्तर और कुछ लिख रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सामने वाला परीक्षक ये समझ जाएगा कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। दूसरी चीज, जो परीक्षक है उसकी उम्र भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप 10th की एग्जाम बैठ रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके जो शिक्षक हैं, आप जिनके जो आपको सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाते हैं, आप उनके मनोस्थिति से आप परिचित हैं कि वो कैसा उत्तर चाहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक 10th क्लास की कॉपी जांचने वाले परीक्षक की मनोवैज्ञानिक रूप से उसका आधार रहता है कि बच्चा किस प्रकार से उत्तर लिखे। आप उसी के आधार पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर दें, 10th एंड 12th के। हाँ, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो यहां पर आपके उत्तर लिखने की कला शैली विपरीत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इसके आंसर में ज्यादातर निबंधात्मक कुछ प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। तो और अगर आप यूपीएससी या पीएससी के मुख्य परीक्षा का उत्तर दे रहे हैं तो वहां पे जो जांचने वाले होते हैं उनकी एज 60 से ओवर होती है, 60 साल से अधिक होते हैं। ये बहुत ही अनुभवी होते हैं, तो इनका जांचने का तरीका अलग होता है। तो आप उत्तर लिखते समय जांचने वाले की उम्र को भी आप ध्यान रखें कि आप किसके लिए आप उत्तर लिख रहे हैं, आपके उत्तर को कौन पढ़ने वाला है और कौन जांचने वाला है। ये भी बात आपके दिमाग में बहुत अच्छे से होनी चाहिए। परीक्षा हॉल में आपको बहुत ही शांत दिमाग से, कूल माइंड से आपको बैठना होगा और जैसे ही आपको प्रश्न मिलेगा उस प्रश्न को आपको खंड खंड करना होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 2 या 3 भागों में बटे होते हैं। तो सर्वप्रथम आपको उन प्रश्नों में आपको क्या पूछा गया है, जैसे किसी प्रश्न में पूछा गया है कि कारण पूछा हुआ है और उद्देश्य पूछा है, तो आपको उसका मीनिंग्स का आधार, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, उसका उद्देश्य और कारण। तो मतलब आपको जो भी प्रश्न पूछा गया है कितने भागों में बटा हुआ है, पहले आप उसको खंड खंड कर दीजिए, उसके बाद ही आप उस प्रश्न का उत्तर देने की तैयारी करें। आपको प्रश्न का उत्तर लिखते समय प्रश्न मुख्य रूप से 3 भागों में, प्रश्न के उत्तर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग होता है हमारा भूमिका होती है, प्रस्तावना होता है, इंट्रोडक्शंस होता है। तो ये पूरे प्रश्न का 15% इसमें आपको देना है। जैसे 100% हमको किसी उत्तर का लिखना है, मान लीजिए आपको 100 शब्दों में आंसर लिखने को कहा है या 200 शब्दों में आंसर को कहा है, तो उसका 10 से 15% आप देंगे, किसमें देंगे, भूमिका में देंगे। तो भूमिका में आप क्वेश्चन के पूछे जाने वाले उत्तर को संक्षिप्त में, सार के रूप में आपको देना है। सामान्यतः इसमें आप प्रयास कीजिए कि हल्का सा छोटा सा उसका मीनिंग लिखिए, या आप उसमें परिभाषा दीजिए, या आप कोटेशन लिखिए भूमिका में, कि उस कोटेशन को या उस भूमिका को पढ़ने से आपको जांचने वाले को पूरे प्रश्न का उत्तर का सार मिल जाए। फिर उसके बाद हमारा आता है उसका विस्तार आता है, बॉडी आती है, जिसमें विषय वस्तु जिससे संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर को आपको लिखना है।
सामान्यतः आप इस उत्तर को आप पैराग्राफ बांट करके लिखेंगे या पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो ये लगभग हमारा 75% पूछे गए प्रश्न के उत्तर में 75% लगभग आपको विस्तार में, बॉडी में, विषय वस्तु में आपको देनी होगी जो आपको प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर। और अंत में आपको 10% आपको क्या देने हैं, निष्कर्ष देना है, आपको समीक्षा करनी है। जो भी आपने प्रश्न का उत्तर दिए हैं उसको आपको बहुत कम शब्दों में, सारांश में, संक्षिप्त में, कम से कम शब्दों में आपको उसका कंक्लूजन निकालना है, उसका समीक्षा निकालना है, उसका निष्कर्ष देना है। तो इस तरह से आपको एक प्रश्न को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है विषय वस्तु, विस्तार, बॉडी, और तीसरा होता है इसका निष्कर्ष या समीक्षा। उसके पश्चात हमारे सामने आता है संतुलित उत्तर। तो आपको यहाँ पे शब्द सीमा का ध्यान रखना है कि आपको जो प्रश्न पूछा गया है वो कितने अंकों का है। तो क्लास 10th में और क्लास 12th के बच्चों को बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, 3 नंबर्स के होते हैं, 4 नंबर वाले होते हैं, 5 नंबर वाले होते हैं, 6 नंबर वाले होते हैं। तो इनमें शब्द सीमा है, मैं आगे बताऊंगा आपको किस प्रश्न के उत्तर के लिए कितने शब्द सीमा का उपयोग करना है। हाँ, अगर आप कॉलेज के एग्जाम में बैठे हैं तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं। ये हमको 500 शब्दों में, 800 शब्दों में, 1000 शब्दों में हमको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा इस बात का प्रारूप बना के तैयार करना होगा और आपको संतुलित देते हुए कि जहां आप खत्म करते हैं उससे जैसे ही आप दूसरे स्टेप में जाते हैं तो वो उसके बाद ही होना चाहिए। तो इसलिए संतुलित होना चाहिए उत्तर, मतलब आपके शब्द सीमा को ध्यान रखना हो। उसके बाद है क्रमबद्धता का ध्यान रखना। तो आपने किसके बाद आपको पूछा क्या गया प्रश्न में और इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। उसी के आधार पे, जैसे किसी का आप अर्थ लिखे तो उसके बाद आपको उसकी परिभाषा लिखनी होगी। आपने परिभाषा लिखे हैं तो उसकी विशेषताएं लिखनी होगी। तो उसके पश्चात आपको क्या पूछा है, महत्व पूछा है तो आप महत्व बताएंगे, आवश्यकता पूछा है तो आवश्यकता बताएंगे, उद्देश्य पूछा है तो उद्देश्य बताएंगे, कारण पूछा है तो कारण बताएंगे। तो आपको क्या रखना है, क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पहले लिख दिए अर्थ, फिर लिख दिए कारण, फिर लिख रहे परिभाषा, फिर लिख रहे उद्देश्य, ऐसा आपको नहीं करना है। आपका उत्तर क्या होना चाहिए, क्रमबद्धता के साथ होना चाहिए। प्रयास कीजिए कि अगर आपको उत्तर लिखते समय अगर आवश्यकता है तो अगर आपको मानचित्र का उपयोग करना है तो आप मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं। आलेख जो होते हैं, ग्राफ पेपर का हम उपयोग कर सकते हैं, आलेख का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम वृत्त चित्र बना सकते हैं या जहां तक हो सके हमें चार्ट के माध्यम से अपने उत्तर को प्रेजेंटेशन देना चाहिए। तो इससे भी आपके सामने वाले के सामने अच्छा इंप्रेस पड़ता है और आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं कि आपको अच्छा उत्तर लिखते समय, आपको प्रश्न का, आपको आंसर देते समय इन बातों को परीक्षा हाल में विशेष ध्यान रखनी होगी। और आप इसी आधार पर आप घर में भी जब आप प्रैक्टिस करें उत्तर लिखने की, तो आप ये मान के चले कि आप परीक्षा हाल में बैठ के उत्तर लिख रहे हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, तभी आप परीक्षा हाल में अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, अपना अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अब हमने परीक्षा हाल में हमारे लिए सबसे बड़ा जो बंधन होता है टाइम, समय का बंधन होता है, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में एक निर्धारित अवधि हमें दी जाती है और उस निर्धारित अवधि में ही हमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना होता है, प्रत्येक प्रश्न को अटेम्प्ट करना होता है। तो हमें यहाँ पे पूर्ण रूप से टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन का आपको पूरा उपयोग करना होगा। तो कहां कहां पे आप कितना समय देंगे और कहां पे आपको कम समय देना होगा, आप किस प्रकार से आप समय डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं।
सर्वप्रथम प्रारंभ में संपूर्ण प्रश्न पत्र क्या पढ़ना चाहिए। कई प्रश्न आता है कि कई बच्चे पूछते हैं कि जैसे ही हमको क्वेश्चन पेपर मिलता है क्या हम पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ें या बिना टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन पढ़ते ही तुरंत उसका आंसर देना चालू कर दें। तो मेरी राय है कि आप अपने जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है एक सरसरी नजर से प्रत्येक प्रश्न को आप एक बार अवश्य पढ़ लीजिए। चाहे आप बोर्ड के एग्जाम्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, चाहे यूपीपीएससी या आप पीएससी सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए आप प्रश्न पत्र पढ़ रहे हो, तो एक सरसरी नजर से प्रत्येक प्रश्न को पढ़िए और जिसमें से आपको सबसे ज्यादा अच्छे से आंसर आता है उसमें आप राइट का निशान लगा लीजिए और जिस आंसर्स में आपको जिसका आंसर आपको नहीं मालूम है और आपने उस प्रश्न का आंसर नहीं जानते, आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको क्रॉस लगा दीजिए और जो प्रश्न आपको आता है लेकिन अच्छे से नहीं आता है, आपको संदेह है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और जिन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे ढंग से उत्तर दे सकते हो, आपको बहुत अच्छा आता है, उसमें स्टार लगा दीजिए। तो इस तरह से सरसरी नजर से एक बार पढ़ते समय आप इन चिन्हों को लगा दीजिए, तो जिससे क्या होगा, जिसमें आपने स्पेशल स्टार का चिन्ह लगाया है तो आप सर्वप्रथम उन्हीं प्रश्नों को हल कीजिएगा क्योंकि वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आते हैं। फिर उन प्रश्नों को आप उत्तर दीजिए जो आपने राइट लगाए हैं। उसके बाद उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए जिसमें आपको संदेह था, 50-50 था, और लास्ट में उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। अगर ये छूट भी गए तो हमें विशेष रूप से कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि उसका उत्तर हमें नहीं आता था। इसलिए आप सर्वप्रथम एक सरसरी नजर से क्वेश्चन पेपर को अवश्य पढ़िए, कम से कम 5 से 7-8 मिनट आप जरूर दीजिए और उसके पश्चात ही आप आगे की कार्रवाई करें। प्रत्येक प्रश्नों में कितना समय देना चाहिए, तो इसके संबंध में कई लोगों का कहना है या कई चाहते हैं कि हम सब में बराबर बराबर समय दें। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि हमें परीक्षा में कितने समय मिला हुआ है। जैसे हमको 3 घंटा मिला हुआ है, 3 घंटा मतलब 180 मिनट मिले हुए हैं, तो 180 मिनट है। अगर आपको प्रश्न पत्र में 20 क्वेश्चंस है तो आप 20 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन 30 मिले हैं तो 30 से डिवाइड कीजिए, 15 मिले हैं तो 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये बातें कहां लागू हो सकती है, यूपीपीएससी के मुख्य परीक्षा में या आपके सीजीपीएससी के मुख्य परीक्षा में या हमारे कॉलेज के एग्जाम में। स्कूल के एग्जाम में ये हमारे लिए समय बराबर समय हमारे लिए सेट नहीं करता है क्योंकि हमारे प्रश्न जो होते हैं हमारे 2 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक के होते हैं। इसलिए हम इसमें टाइम सेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको किसी में ज्यादा समय भी लग सकता है, किसी में 2 मिनट लगेगा तो किसी में 5 मिनट लगेगा, किसी में 4 मिनट लगेगा। तो कॉलेज के एग्जाम में और यूपीएससी और पीएससी के एग्जाम में आप टाइम दे सकते हैं। तो इसके लिए कितना समय दें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पे आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे ये भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो आपको बेहतरीन तरीके से आंसर्स आते हैं, जिनका आंसर बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं, उनमें आप अपना समय ज्यादा दीजिए। जिनका आंसर अपेक्षाकृत बेहतरीन से अच्छा आता है उससे थोड़ा कम उस पर समय दीजिए और उन प्रश्नों को जिसमें आपको संदेह है उसमें और कम समय दीजिए और उन प्रश्नों पे उत्तर देते समय जिनका आपको उत्तर नहीं मालूम है और अनुमान के आधार पर आप उत्तर देना चाहते हैं तो उनमें आप बहुत कम समय दीजिए। तो इस प्रकार से जितना आप समय देते हैं तो उतना आपको बेहतरीन नंबर भी मिलता है। तो उस क्रम से भी आप अपने आप को उत्तर देते समय टाइम मैनेज कर सकते हैं। क्या प्रश्नों का उत्तर सीक्वेंस में होना चाहिए, अर्थात 1 नंबर का प्रश्न तो 1 नंबर, 2 नंबर का है तो 2 नंबर। तो इसमें स्कूल्स की अगर एग्जाम्स है, क्लास 10th के बोर्ड की एग्जाम्स है या क्लास 12 के बोर्ड की एग्जाम्स है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम स्टार्टिंग से ही
प्रारंभ करें और उत्तर लिखते समय आप अवश्य ध्यान रखें कि आप प्रश्न पत्र का प्रश्न क्रमांक आप उत्तर पुस्तिका में सही लिखिए। आप अपना अलग से उत्तर क्रमांक लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे आप प्रश्न क्रमांक 3 बना रहे हैं तो यहां भी आप उत्तर क्रमांक 3 लिखिए, या अगर आप चाहें तो प्रश्न का आप मुखड़ा उतार सकते हैं। जैसे आपको पूछता है अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हो, उसके उद्देश्य बताइए, तो अर्थशास्त्र से इतना लिख करके डैश 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 उद्देश्य बताइए। तो इस तरह से आप एक लाइन में अगर आप प्रश्न को मुखड़े के रूप में मुखड़ा और उसका अंत लिख सकते हो, और साथ में प्रश्न नंबर जो होना चाहिए सही होना चाहिए। आप ऊपर से कंटिन्यूस भी हल कर सकते हो। अगर आपको 10th और 12th में आप सीक्वेंस स्टार्टिंग से रखिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए कि आपका सीक्वेंस कंटिन्यूस चलता रहे। हाँ, कॉलेज की एग्जाम में और यूपीएससी और इसके एग्जाम में आप सीक्वेंस पे न जा करके आप उन प्रश्नों को पहले सॉल्व कीजिए जिनका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहले ही अगर आप जांचने वाले के ऊपर अच्छा आप इम्प्रेस कर देते हैं तो नेचुरल है, वो समझ जाता है कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, होशियार है, इसको मेरे हाथ से कम नंबर नहीं जाने चाहिए, इसे अच्छे से अच्छा नंबर मिलने चाहिए। तो उसी मानसिकता को लेकर के वो आपका पेपर जांचेगा और आपको अच्छे अंक देता चला जाएगा। अगर आपका स्टार्टिंग ही पहला ही क्वेश्चंस आपने रॉन्ग दिए हो, उतना अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन नहीं किए हो, तो उस पे आपका गलत प्रभाव पड़ेगा। तो कॉलेज के बच्चे और यूपीएससी पीसी के बच्चे पहले उन्हीं आंसर को दे जिनका आपको बहुत बेहतरीन आंसर अच्छे से मालूम है, आप उसको दे सकते हैं। हाँ, स्कूल के बच्चे अगर उनको लगता है कि मुझे शुरू के अच्छे से आंसर्स नहीं मालूम है, तो आप भी चाहें तो अच्छे क्वेश्चंस जिसके अच्छे आंसर्स मालूम है आप उनको पहले दे सकते हैं, अन्यथा आप एक सीक्वेंस में ही लेके चलिए 10th एंड 12th वाले बच्चे। क्या सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो परीक्षा हॉल में आपके प्रत्येक प्रश्न क्या होने चाहिए? अटेम्प्ट होने चाहिए। तो आपको मैंने पहले ही कहा कि जब प्रश्न आपने पढ़े थे तो उस समय आपने क्या किए थे कि जो आपको बेहतरीन मालूम थे आपने उसको स्टार लगा दिए थे, आपने जिससे अच्छे से आंसर मालूम उसको राइट लगाए थे, जिसमें आपको कंफ्यूजन था उसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगाए थे, और जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मालूम थे आपने क्रॉस लगाए थे। तो आपके पहले से उसी क्रम में आप अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते आए हैं। तो हो सकता है लास्ट में आपके पास समय क्या पड़ेगा? कम हो जाएगा, और आपके पास समय कम रहेगा और कुछ प्रश्न हमारे छूट रहे होंगे। तो आप उनमें जितना भी आपके पास लास्ट में समय बचा है उन तीनों प्रश्न में बराबर बराबर बांट दीजिए, और आप जो भी जानते हैं उसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट या दो शब्दों में आप लिख करके कुछ भी 4 लाइन 5 लाइन जो लिख सकते हो लिख के आइए। क्योंकि आपने अगर सामने से अच्छा आपने आंसर दिए थे, बहुत अच्छा आपने लिखे थे, तो उसका आपको लाभ यहां मिल सकता है। तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपको 0 अंक मिलेंगे, लेकिन आप कुछ न कुछ उसके संबंध में लिख के आते हैं तो कम से कम आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तो अवश्य मिलेंगे, मतलब आपको 0 से ज्यादा ही मिलेंगे। तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि आप पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए। अंत में परीक्षा हाल में समय कम हो तो कुछ प्रश्न छूट रहे, यह अभी मैंने कहा कि ये बहुत सारी समस्या आती है कि हम बहुत अच्छा लिखते हैं, लिखते लिखते हमको कई सारे प्रश्न में हमारे पास क्या हो जाता है, 2-4 प्रश्न हमारे छूटते रहते हैं और हम उसका आंसर के लिए हमारे बहुत कम समय रहता है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षक के लिए भी बहुत ही विपरीत स्थिति आ जाती है कि जब वो अच्छा आंसर देते जब आता है, अच्छा आंसर का उत्तर ले रहा था, अच्छे नंबर देते आ रहा है और ये मान के चल रहा था कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा नंबर लेगा,
लेकिन जब देखता है कि अंत में स्टूडेंट ने 3 प्रश्न छोड़ दिया है, 2 प्रश्न छोड़ दिया है, तो परीक्षक की भी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि प्रत्येक प्रश्न को कम से कम शब्दों में लिखते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य दें, जिससे आपको जो एवरेज मार्क से अच्छे मार्क्स मिल रहे थे उसका लाभ आपको अंत के प्रश्न में अवश्य मिलता है। इसलिए किसी भी प्रश्न को छोड़े नहीं, कम से कम कुछ न कुछ शब्दों में अवश्य लिख के आए। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं मालूम है तो अगर छूट रहा है तो छोड़ सकते हैं। तो बच्चों, ये तो था आपको क्या है टाइम मैनेज आप परीक्षा हाल में आप किस प्रकार से करेंगे। और एक हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन रहता है शब्द सीमा का, कि हम शब्द सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितने शब्दों में लिखे, क्या शब्दों को हम गिन के लिखे। तो ये वाले प्रश्न बहुत से स्टूडेंट के सामने हमेशा आते हैं। तो आपको ये बता दूं कि शब्दों को कोई गिना नहीं जाता है, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि मैं कितने शब्दों में लिखूं। तो आप जनरली लिखते समय आप ये देख लीजिए कि एक लाइन में आप कितने शब्दों को आप लिखते हैं। तो नॉर्मली 8 से 10 अंक शब्द लिखे जाते हैं एक लाइन में। कम से कम कितने शब्द, कोई बड़ा बड़ा लिखता है तो 8 शब्द हो सकते हैं, कोई छोटा लिखता है तो 10 से 12 शब्द हो सकते हैं एक लाइन में। तो आप एक लाइन में 10 शब्द आ रहे हैं मान लीजिए एवरेज, तो अगर 100 शब्दों में पूछा है तो 10 लाइन होता है, 50 शब्दों में पूछा है तो 5 लाइन होता है। तो लगभग आपकी 6 लाइन भी हो सकती है, 4 लाइन भी हो सकती है, एक आध लाइन आपके आगे पीछे हो सकता है, उतना वो लोग अपना। हाँ, आपका प्रश्न जो पूछा गया उसका उत्तर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो उसको अगर शब्द सीमा बोला है तो उस शब्द सीमा में ही उस प्रश्न को हमको क्या करना रहता है, पूर्ण करना रहता है, जिससे आपको पूरे में पूरे अंक प्राप्त होते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होती है कि हम अधिक से अधिक कितने शब्दों में। तो एवरेज जो स्पीड मानी गई है अच्छे स्टूडेंट्स की अच्छे राइटिंग के साथ 1 मिनट में 20 से 25 शब्द। अगर आप 1 मिनट में 20 से 25 शब्द अच्छी राइटिंग देते हुए लिख सकते हैं तो आपके कभी भी कोई भी प्रश्न पत्र में कोई प्रश्न छूटने की संभावना नहीं रहेगी। आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कंप्लीट आप प्रश्न लिख करके आ सकते हैं टाइम सीमा में। तो हमको जनरली जो प्रश्न पूछे जाते हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षा में, वहां पे 1 अंक का प्रश्न आता है, तो जिसमें आपको एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देना होता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। 2 या 3 अंक की प्रश्न, तो जो 2 या 3 अंक के प्रश्न होते हैं उनमें शब्द सीमा 30 शब्द या 40 शब्द होती है। अगर 2 अंकों में पूछा है तो लगभग हमारे 30 शब्द अर्थात 3 लाइन या 3.5 लाइन में आपको उत्तर देना है। अगर आपको 3 नंबर में पूछा है तो 4-4.5 लाइन में आपको प्रश्न का उत्तर देना होता है। अगर 4 अंक की प्रश्न में अगर ये आया हुआ है तो आपका प्रश्न क्या होना चाहिए, 50 शब्दों में, अर्थात 5 से 6 लाइन में आपका उत्तर होना चाहिए। अगर आपको 5 अंक की प्रश्न है, 5 अंकों में प्रश्न पूछा गया है तो लगभग इसमें 75 शब्दों में आंसर देना होता है। मतलब ये मान के चलिए 7 से 8 लाइन में या 9 लाइन में आपका उत्तर होगा। अगर आपको 6 अंक की प्रश्न है तो आपको 100 शब्दों में देना होता है। मतलब आपकी 10 लाइन में आपका उत्तर होना चाहिए, 10 से 12 लाइन में। और अगर आपको 8 अंक की प्रश्न पूछा गया है तो इसका उत्तर लगभग हमारा क्या होता है, आपका 15 लाइन में होता है, 1.5 पेज के आसपास माना जाता है। और अगर 10 से 15, बस हमारे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 8 नंबर के ही प्रश्न आते हैं। हाँ, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे लगभग बीकॉम, बीए, बीएससी हर लगभग एग्जाम में, लगभग यूनिवर्सिटीज में आपको प्रश्नों में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और प्रत्येक प्रश्न लगभग 15 अंकों का होता है या कई 20 अंकों का होता है। तो इनका उत्तर सब लगभग निबंधात्मक होते हैं। अगर 15 या 20 नंबर का होगा तो निबंधात्मक रहेगा, जो 1000 से 2000, 1500 वर्ड के बीच में रहेगा। और अगर आपको कई बार प्रश्न को खंड अ ब करके बांट दिया जाता है, जो 8 नंबर का, 7 नंबर का या 5-5 नंबर के होते हैं, तो यहाँ पे शब्द सीमा आपको ध्यान रखना है कि 150 शब्दों में आंसर आपको देना होता है। तो उसी के आधार पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अगर आप यूपीएससी
के मुख्य एग्जाम में के एग्जाम दे रहे हैं या पीएससी एग्जाम दे रहे हैं तो लगभग इसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग समान अंक होते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको समय एवरेज निकाल करके लगभग समय आपको देना होता है। तो इस तरह से आप शब्द सीमा में रहिए। हाँ, थोड़ा बहुत शब्द सीमा कम ज्यादा हो जाती है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। हाँ, कई जगह हमारा यूपीएससी के एग्जाम, पीएससी के एग्जाम में हमको लिमिटेड स्थान दे देता है, तो आपको उतने ही स्थान पे आपको अपना उत्तर देना होता है ना। तो इस तरह से आप परीक्षा हॉल में 3 बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपका उत्तर गुड आंसर कैसा होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट और शब्द सीमा, वर्ड आपका लिमिटेशन। इन तीनों बातों को देख करके ही आप परीक्षा हॉल में अच्छा से अच्छा आपका प्रेजेंटेशन दीजिए, अच्छा हल कीजिए, अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। आपकी राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला उसको आसानी से पढ़ सके, तो आप बहुत अच्छे ढंग से हर परीक्षा में सफल होंगे, अच्छे अंकों के साथ सफलता आपको प्राप्त होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को इसे शेयर कीजिए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। नमस्कार।